गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक होता है जो रियल और वर्चुअल नंबर को जोड़कर बनाया जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वह जब वह रोटेट करेगा, जब मूव करने लगेगा तो क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लिया जाए एक क्वाड्रेंट है जिसमें यह रियल एक्सिस है, यानी ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश है। ये जो एक्स एक्सिस है तो रियल एक्सिस है और वाई एक्सिस है से इमेजिनरी एक्सिस है। और हमारा ये पॉइंट ओ जो 0 0 है ये ओरिजिन है। यहाँ से एक पॉइंट Z1 है, यहाँ पर एक पॉइंट Z1 है जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो यह Z1 है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस प्रकार लिख देते हैं। यह Z1 एक पॉइंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो रियल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। और ओरिजिन से मान लिया जाए कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 के बीच का डिस्टेंस r है। उसी प्रकार एक दूसरा पॉइंट मान लिया जाए, यहाँ Z2 है जो यहाँ से यह θ1 एंगल बनाया था, ये मान लिया जी अल्फा एंगल बनाया है, और यह Z2 है यहाँ पर। तो कहेगा कि Z2 का वैल्यू निकाल। तो इसमें 2-3 केस बना के करते हैं। फर्स्ट केस में कहता है, केस फर्स्ट में अब ध्यान दीजिए, लेट मान लेते हैं मॉड Z1 यानी Z के वैल्यू कितना है r है, और आर्गुमेंट ऑफ Z1 यानी एंगल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z1 का कितना एंगल बना रहा है, θ1 है। तो हमारा यह Z1 के वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ। तो देखिए अगर हम इसको लिखते हैं तो Z1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको r इंटू ई के पावर आयोटा थीटा है कि जहाँ पर θ1 है तो θ1 लिख दिए। Z1 का वैल्यू इतना हम लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए कि जब हम रियल एक्सिस के साथ हम जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव एंगल बनाता है। अगर हम इसको क्लॉकवाइज जाते हैं तो निगेटिव एंगल फॉर्म करता है। अगर हम इसको यानी पॉजिटिव एंगल, जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं, एंगल को मेजरमेंट करते हैं तो कैसा करता है, पॉजिटिव एंगल फॉर्म करता है। अगर क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं या निगेटिव एंगल फॉर्म करता है। तो अगर यहाँ से कहेगा आपको कि θ1 दे दिया है, इसके साथ रियल एक्सिस के साथ Z1 के साथ जो एंगल बनाया है तो θ1 है। उसी प्रकार इससे आगे फिर बढ़ा है तो Z2 के साथ वह कितना हो जाएगा, θ1 प्लस अल्फा एंगल बनाया है। तो कहेगा कि Z2 का वैल्यू अगर बताना है, पूछेगा Z2, तो Z2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z2 इंटू ई के पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे लिखिए, चाहे इसको गलती के Z2 इक्वल टू मॉड Z1 इंटू आयोटा। इसका वैल्यू कितना है r, चाहे Z2 भी रहेगा तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू Z2 नहीं Z1 है। इसका वैल्यू कितना है r इंटू ई के पावर आयोटा, एंगल के जहाँ पर कितना है θ1 प्लस अल्फा। यह लिख सकते हैं Z2 के जगह पर। इसको और ध्यान दीजिए, Z2 इक्वल टू r इंटू यह
प्लस में है तो इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ई के पावर आयोटा थीटा 1 इंटू ई के पावर आयोटा अल्फा, क्या लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए Z2 इक्वल टू आर इंटू ई के पावर, यहाँ Z2 ई के पावर आयोटा थीटा 1 को इंटू ई के पावर आयोटा अल्फा लिख सकते हैं। आर इंटू ई के पावर आयोटा थीटा 1 किसका वैल्यू है, तो Z1 का है, तो इसका मतलब Z2 इक्वल टू Z1 इंटू ई के पावर आयोटा अल्फा लिख सकते हैं। तो जो हमारा ई के पावर आयोटा अल्फा है यह क्या बताता है, यह हमारा रोटेटिंग फैक्टर बताता है, रोटेटिंग फैक्टर है, रोटेटिंग फैक्टर। अब इसी पर एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए एक एग्जांपल, आगे इसको मिटा दो। क्या देखिए, अगर मान लिया जाए क्वेश्चन एग्जांपल में देखिए देना है Z2 इक्वल टू Z1 इंटू ई के पावर आयोटा π/6 है। अब ध्यान दीजिए, तो यह क्या हो जाएगा, ये थीटा, तो यहाँ ये रियल एक्सिस सब सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ हमको क्या बदल जाएगा, यहाँ जो एंगल है अल्फा, ये अल्फा के जगह पर कितना है π/6 है, आर के जगह पर कितना है 1 + i है, 1 + i है। तब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो Z2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Z2 इक्वल टू Z1 1 + i इंटू ई के पावर आयोटा π/6। इसको देखिए 1 + i इंटू ई के पावर आयोटा π/6 को हम फर्स्ट इसको जब आयलर फॉर्म में डिमॉइवर्स के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा + i sin थीटा, थीटा जगह π/6 तो cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6 लिख सकते हैं। इसका मतलब Z2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Z2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 + i इंटू cos π/6, यानी कि cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 प्लस आयोटा sin π/6 का वैल्यू कितना 1/2। इसको हम दोनों में 2 है, एलसीएम लेके बाहर कर देते हैं, तो Z2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 1 + आयोटा √3 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा Z2 इक्वल टू 1/2 1 + आयोटा से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यह हो जाएगा √3 प्लस आयोटा प्लस √3 आयोटा प्लस i इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर तो वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2 ये हो जाएगा हमारा 1/2 √3 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस ये दोनों में i अगर कॉमन ले लेते तो 1 + √3। इसको आगे मिटाते हैं तब फिर इधर बनाएंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, Z2 इक्वल टू 1/2 √3 - 1 प्लस आयोटा √3 + 1, यह लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम अगर केस 2 फॉर्म करते हैं दूसरा, देखिए तो यह इसका वैल्यू हो जाएगा। अगर इसी में हम दूसरा केस बनाते हैं, केस 2 देखिए, केस 2 क्या है, केस 2 के अगर हम देखते हैं तो केस 2 में जैसे मान लिया, इसको आगे पूरा मिटाते हैं, पूरा मिटाते हैं।
इसके आगे देखिए, जैसे मान लिया जाए यही हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, यह क्वाड्रेंट है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ Z1 है पॉइंट, और एक यहाँ ले लेते हैं Z2 है, Z2 है, इमोड Z2 हो जाएगा, इमोड Z1 हो जाएगा। अब देखिए रिलेशन विल बी अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट देखते हैं, रिलेशन यहाँ लिखते हैं केस 2, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, चाहे ऐसे कर देते हैं, रिलेशन विल बी अबाउट ओरिजिन। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमको क्या देखना है कि यह नहीं होगा, क्या मॉड Z1 नॉट इक्वल टू मॉड Z2 होगा। अभी पीछे देखे हैं, उसी के आधार पर इसका यूनिट वेक्टर अगर देखा जाए, इसका यूनिट वेक्टर, अब ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस है यानी कि इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, इसका कुछ डायरेक्शन भी है, तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर होता है, तो इसको हम वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अगर यूनिट वेक्टर के रूप में देखें तो यह हो जाएगा हमारा Z1 बाई मॉड Z1 इक्वल टू Z2 बाई मॉड Z2, इस प्रकार लिख सकते हैं। या इसको वेक्टर के रूप में मान लिया जाए, ए का वेक्टर देते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बाई इसका मैग्नीट्यूड, यह भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं Z2 बाई मॉड Z2 इक्वल टू Z1 बाई मॉड Z1 इंटू आयोटा थीटा, टू दी पावर आयोटा, थीटा के जगह पर कितना लिए हैं, अल्फा लिए थे, उसमें भी इसमें ई के पावर आयोटा अल्फा। इसके आगे इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं Z2 इक्वल टू, हम कह सकते हैं Z2 इक्वल टू मॉड, रुक जाइए इंक डालना होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं Z2 इक्वल टू मॉड, Z2 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, मॉड क्या हो सकता है यहाँ से, Z2 इक्वल टू Z1 बाई मॉड Z2, Z1 बाई मॉड Z2 इंटू ई के पावर आयोटा, यह कह सकते हैं। अगर हम केस 3 बनाते हैं, केस 3 बनाते हैं, इसको कर देते हैं जनरल केस। जनरल केस में क्या होता है सो देखिए, यही है, मान लिया जाए यह क्वाड्रेंट है, यह रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। इसमें मान लिया जाए ओरिजिन से कुछ हटकर यहाँ पॉइंट Z0 है, आगे यहाँ कुछ आगे Z1 है, यहाँ Z2 है, जो अल्फा एंगल बना रहा है। तब क्या होगा, देखिए यहाँ से, इसका मतलब Z2 माइनस Z0, इसको लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z0 हो जाएगा, और या Z2 माइनस Z0 कहिए, या Z1 माइनस Z0 भी कहिए, Z1 माइनस Z0। अगर हम इसको निकालते हैं तो क्या होगा, Z2 माइनस Z0 यानी इस लाइन को, या Z1 माइनस Z0 इस लाइन को। अगर देखिए तो यह क्या होता है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका यह भी एक वेक्टर ए मान लेते हैं, वो कि वेक्टर बी,
तो अगर हमको ए बी निकालना है, ए बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, तो बी माइनस ए हो जाएगा, बी का वेक्टर है ए का वेक्टर। इसका मतलब हम कहेंगे कि Z2 माइनस Z0 बाई मॉड ऑफ Z2 माइनस Z0 इक्वल टू Z1 माइनस Z0 बाई Z1 माइनस Z0 का मॉड इंटू ई के पावर आयोटा अल्फा, यही कहेंगे। यह कब होगा, जब यहाँ Z0 हमको क्या है, Z0 और Z1 गिवन है, यानी दिया हुआ है Z1 के और Z0 का वैल्यू दिया रहेगा तब, और अल्फा एंगल भी दिया है, एंगल अल्फा दिया रहे, और Z2 निकालना रहेगी, Z2 निकालना रहेगा, तब हम इसका इस फार्मूला का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। इसी पर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यह क्या, जहाँ के तहाँ Z2 माइनस Z0 रहने दिए इक्वल टू यहाँ से Z2 माइनस Z0 का मॉड बाई ये वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा Z1 माइनस Z0 का मॉड, ये तो है, ये है Z1 माइनस Z0 इंटू ई के पावर आयोटा अल्फा, यह हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए Z2 माइनस Z0 है, हमको चाहिए किसका वैल्यू, Z2 का वैल्यू, तो इसको उधर प्लस में कर देते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा Z0 प्लस इतना मॉड Z2 माइनस Z0 बाई मॉड Z1 माइनस Z0 इंटू Z1 माइनस Z0 इंटू ई के पावर आयोटा अल्फा। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ क्या पढ़े थे, Z2 हम पढ़े थे यहाँ Z1 माइनस Z0, यहाँ लिखते हैं Z1 माइनस Z0 का मॉड, यहाँ लाए हैं Z2 माइनस Z0, यह दोनों इक्वल नहीं है, लिख दीजिए यह। इसी पर एक बेस्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं। यहाँ देखिए, जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल और सभी साइड बराबर होते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो एक एंगल कितना होगा 60, यानी π/6, यह भी π/6 होगा, यह भी π/6 होगा, यह भी π/6 होगा। इसका मतलब इसमें मान लिया जाए यह है Z1, यह है Z2 और यह है Z3, तब हमको क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। मान लिया जाए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन है इफ Z1 Z2 Z3 आर vertices of an equilateral triangle, if Z1 Z2 and Z3 are vertices of equilateral triangle, then prove that Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, इसको प्रूव करना है। यहाँ से देखिए, तो इसमें फिर तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होता है, इसका मतलब तुम लोग जाओ अभी जाओ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि Z2 से Z1, जो Z2 से Z1 होगा, चाहे Z3 से Z2 से Z1 होगा तो चाहे Z3 से Z1, दोनों बराबर होगा। देखिए Z2 से Z1 Z2 माइनस Z1 जितना होगा उतना ही क्या होगा Z3 से Z1 इंटू ई के पावर आयोटा अल्फा।
अल्फा के जगह पर कितना है, π/3 एंगल है। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 1, इसको यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि Z2 माइनस Z3, चाहे इसको क्या कर दे, Z2 Z1 है तो Z3 Z2 कर देते हैं। Z3 माइनस Z2 इक्वल टू Z2 माइनस Z3 ई के पावर आयोटा π/3, यह लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इधर हो जाएगा हमारा Z1 माइनस Z3 बाई Z2 माइनस Z1, और इधर हो जाएगा हमारा Z2 माइनस Z3 बाई Z2 माइनस Z3 बाई Z2 माइनस Z1, ये हो जाएगा Z3 माइनस Z1, है ना। Z3 माइनस Z1 है Z2 माइनस Z3, डिवाइडेड इतना डिवाइडेड बाई इतना और इतना डिवाइडेड बाई इतना, आई के पावर आयोटा π/3 से ही दोनों कट जाएगा। इसका मतलब इसको आगे हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यह हो जाएगा Z1 Z3, देखिए Z1 Z3 माइनस Z3 Z1, ये हो गया। उसके बाद Z3 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस Z3 का स्क्वायर माइनस Z3 Z1 इक्वल टू Z2 का स्क्वायर माइनस Z2 Z3 माइनस Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, यही होगा। और ध्यान दीजिए Z1 Z3 इधर भी है Z1 Z3, इधर भी है Z1 Z3, अच्छा यहाँ माइनस में होगा, दोनों कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए यह हो जाएगा हमारा क्या, ये दोनों कट गया। Z1 Z3 इधर हमारा बन जाएगा Z1 Z3, उसके बाद हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, यह हो जाएगा हमारा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर, इधर से उधर गया। अच्छा यहाँ हम गलती कर दिए हैं ना, एक टर्म और ना होगा, 4 गो इधर 4 गो इधर, Z2 का स्क्वायर Z1 Z3 का स्क्वायर, अच्छा यहाँ Z1 का स्क्वायर, ठीक। और किसका वैल्यू निकालना था, यही तो प्रूव करना था, वो तो गया, यही प्रूव करना था। इसका यह हो गया हेंस प्रूफ। इसके आगे कुछ और छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद यह कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे हमको पढ़ना है सेक्शन फार्मूला ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सेक्शन फार्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ना है। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन के मतलब क्या है, बंटवारा करना, बीच में डिवाइड करना। जैसे एक पॉइंट Z1 है, थोड़ा इंक डाल दीजिए, जैसे एक पॉइंट Z1 है, एक पॉइंट Z1 है जिसका वैल्यू x1 प्लस i y1 है,
और एक Z2 है जो x2 प्लस IY2 है, तब कहेगा, और एक Z है, पर सेक्शन फार्मूला। इसमें एक पॉइंट और समझना है कि जो सेक्शन फार्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला फॉर complex number is exactly the same as that in coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो एक मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है जिसका वैल्यू इतना है, Z2 का वैल्यू इतना है, एक मान लेते Z है जिसका वैल्यू x प्लस IY है। तो यहाँ क्या होगा, तीनों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तीनों कोऑर्डिनेट सेम होगा, यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं देन P इक्वल टू x1 y1। अगर मान लीजिए पॉइंट Q है जो है x2 y2 और एक R है तो हो जाएगा xy। इसी पर मान लिया इतना हो गया, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब सेम होता है। इसका मतलब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसके बाद इफ एक लाइन है, मान लिया जाए PQ, एक लाइन है PQ, P है Q है, तो PQ अगर इसको हम इंटरनली डिवाइड करते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर पॉइंट R इंटरनली डिवाइड करते हैं, तब इसका क्या होगा, M और M रेशियो में मान लिया जाए डिवाइड हो रहा है, तब इसको हम कह सकते हैं, अगर हमको x और y का वैल्यू निकालना है, इसका एक मान लिया जाए x1 y1 है और यह है x2 y2, तब हम यहाँ से इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम x इक्वल टू इसका आर्क जो है इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। उसी प्रकार अगर y का वैल्यू निकालना होगा इसका, यानी हमें इसको आगे लिख लेते, y इक्वल टू हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इस फॉर्म में लिखाएगा, जो हम इसको क्या लिखते हैं, यहाँ से एक्स वाई के फॉर्म में p का क्या हो जाएगा, p का पॉइंट हो जाएगा यहाँ x1 y1 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं x1 प्लस iy1, और यहाँ से q का हो जाएगा x2 प्लस iy2, इस प्रकार हो जाएगा। तब इसको हम r कोऑर्डिनेट को एक्स वाई के वैल्यू इस प्रकार लिखेंगे और इसको हम मेन जनरल फॉर्म में इसको लिख देंगे। अगर हमको z का वैल्यू हम क्या लिखते हैं, यहाँ था तो p का x1 y1 ले लिए हैं, x2 y2 था, अगर हम इसको z का वैल्यू x प्लस iy यानी एक्स वाई के रूप में लिखते हैं, यह हो जाएगा हमारा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n प्लस आयोटा my2 प्लस my1 बाई m प्लस n। इसके आगे इसको हम लिख सकते हैं कि mx2 प्लस, यहाँ से इस आगे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो m प्लस n, तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 प्लस आयोटा my2 प्लस आयोटा my1। इसको एक साथ लिख देते हैं x2 और y2 को, m दोनों में है, m कॉमन ले लेते हैं तो x2 प्लस आयोटा y2 प्लस n कॉमन ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा y
y1 प्लस y1 प्लस x1 प्लस x2 वाला आयोटा y1 बाई m प्लस n, यही z के रूप में, जो यहाँ क्या है x2 प्लस y2 है से z2 है, और यह क्या है, यह z1 है। इसका मतलब हम यहाँ से z इक्वल टू m z2 प्लस n z1 बाई m प्लस n यह लिख सकते हैं। इसको आगे मिटाते हैं तो थोड़ा और पॉइंट है, 1-2 पॉइंट बता देते हैं, उसके बाद यह कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हो गया था इंटरनली। अगर एक्सटर्नली डिवाइड किया जाए तब यह हो जाएगा, लिख देते हैं डायरेक्ट, इफ r divides pq, if r divides pq externally in the ratio m रेशियो n में अगर बांटते हैं, देन z इक्वल टू हो जाएगा mz2 प्लस n, वहाँ क्या था प्लस में था, यहाँ माइनस में हो जाएगा n z1 बाई m प्लस, यह हो जाएगा। इंटरनली में क्या होगा माइनस, एक्सटर्नली में माइनस है, इंटरनली में प्लस। अगर मिड पॉइंट उसको कहें, मिड पॉइंट निकालने के लिए, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2, z1 और z2 को जो ज्वाइन कर रहा है उसका मिड पॉइंट अगर देखना हो तो यह हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट, अगर z इक्वल टू तो z1 प्लस z2 बाई 2, यह हो जाएगा। इसी पर आगे हमको एक और पॉइंट सेंट्रॉइड को पता कर लेना है। इसमें थोड़ा इंक डाल, अब ध्यान दीजिए, कर इफ z1 z2 z3, इफ z1 z2 z3, z1 and z2 z1 z2 and z3, z1 z2 z3 be the complex number, representing the vertices, of a triangle then the complex number, जब लिख दे डायरेक्ट, इट्स सेंट्रॉइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, इस यही हो जाएगा इसका सेंट्रॉइड। इसी पर एक क्वेश्चन बताने के बाद छोड़ देते हैं। अब हो गया, जैसे एक क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट्स representing the complex number,
कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2i 3 + 2i 5i -3 + 2i और i एंड -i फॉर्म स्क्वायर। इसको चेक कर, स्क्वायर होने के क्या का स्क्वायर कब होता है? स्क्वायर एक ABCD है, इसमें क्या होगा कि सभी साइड AB = BC = CD = AD और दोनों डायगोनल AC और BD अगर इक्वल है तब कहेंगे कि यह स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। अब देखिए AB को अगर हम निकाल लेते हैं, यही मान लिया जी A का वैल्यू है 3 + 2i, यह है 5i, यह है -3 + 2i और यह -i है। तब यहाँ से देखिए अगर हम AB निकालते हैं, AB निकालने के लिए क्या करना होगा? Z1 - Z2 करते हैं, तो यह इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? मॉड इसका निकालते हैं 3 - 3i, 3 - 3i का जब मॉड कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर √9 और इसका भी √9, तो √9 कितना हो जाएगा? √18 और √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। इसी प्रकार BC का भी वैल्यू निकालिएगा तो Z2 - Z3 का मॉड कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 3 + 3i, 3 + 3i, इसका भी मॉड कीजिएगा तो √9 + √9 यानी यह भी 3√2 हो जाएगा यानी √18। इसके बाद CD को भी कीजिएगा तो यह 3√2 आ जाएगा सेम, और AD को भी कीजिएगा तो 3√2 ही आ जाएगा। इसके बाद जब हम AD डायगोनल करते हैं, देखिए AD कहाँ? ABCD, यहाँ से AC डायगोनल करते हैं, तो AC करते हैं तो क्या हो जाएगा? Z1 Z2 Z3 Z4, तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा Z1 - Z3, क्या हो जाएगा? 6 + 0i। देखिए 6 + 0i कैसे हो जाएगा? जब इसको ऐड कीजिएगा Z1 - Z2 तो 3 माइनस इंटू माइनस +6 और 2i में से 2i गया 0, तो 6 + 0i यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 6। फिर AC के बाद BD अगर निकालते हैं तो BD कहाँ है? यह Z2 यानी Z4 - Z2, तो इसको जब निकालिएगा तो Z4 कहाँ है? ये -i और यह क्या है? -5i यानी -6i, -6i इसका स्क्वायर कीजिएगा यानी इसको मोड से बाहर निकालिएगा तो यह कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए हमारा क्या क्या आ गया? AB = BC = CD = AD और AC = BD। इसका मतलब हम कह सकते हैं हेंस ABCD इज स्क्वायर, हेंस ABCD इज ए स्क्वायर फॉर्म कर गया। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गया, पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन होगा उसको बनाइएगा, फिर जो प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। आज कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया। आज के लिए इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं।